वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। गाइज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी बोलते हैं। गाइज एवरेज के बारे में तो तुमने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम 5 स्टूडेंट्स का A, B, C, D एंड E। पॉकेट्स मनी हम लेकर चल रहे हैं कि ए को पॉकेट मनी मिलती है मान लो 5 रुपीज़ एंड बी को पॉकेट मनी मिलती है 10 रुपीज़, सी को पॉकेट मनी मिलती है 15 रुपीज़ एंड डी को पॉकेट मनी मिलती है 20 रुपीज़ एंड ई को पॉकेट मनी मिलती है 25 रुपीज़। तो सम क्या होगा इन पांचों की टोटल पॉकेट मनी का? 75 रुपीज़। और एवरेज हमारा निकलेगा 75 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 5 से, एवरेज आ गया हमारा 15 रुपीज़। एवरेज क्या शो करता है कि अगर हम इन 75 रुपीज़ को इन 5 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर स्टूडेंट्स की जो पॉकेट मनी होगी वो 15 रुपीज़ होगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सबकी क्या है? डिफरेंट पॉकेट मनी है। बट एवरेज क्या शो करता है? एवरेज क्या होता है कि अगर हम सम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है एवरेज। और एवरेज को हम क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एवरेज क्या होता है? डेटा की सेंट्रल वैल्यू होती है 15 रुपीज़, इसलिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज बोलते हैं। सो गाइज एवरेज इन सिंपल क्या होता है कि अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कितना होगा कि 75 को अगर मैं 5 स्टूडेंट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हर स्टूडेंट्स की जो पॉकेट मनी होगी वो क्या होगी? 15 रुपीज़ होगी। तो एवरेज की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एंटायर सेट ऑफ डेटा। कि एंटायर सेट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 5 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी को मैंने एक सिंगल वैल्यू 15 रुपीज़ एवरेज पॉकेट मनी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कितना भी बड़ा डेटा हो उसको हम सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज़ क्या होता है? एवरेज। 3 प्रिंसिपल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। 3 तरीके से हम सेंट्रल वैल्यू को निकाल सकते हैं। दैट इज अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों को हम आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन क्या है एवरेज के? एवरेज क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं? फंक्शंस क्या है? फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? टू रिप्रेजेंट ह्यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। कि कितना भी बड़ा डेटा हो उसको हम एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, समराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट? टू रिप्रेजेंट ह्यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। एवरेज क्या करता है? कितना भी बड़ा डेटा हो उसको एक वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देता है। देन आता है टू मेक कंपैरिजन ईजियर। एवरेज क्या करता है? कंपैरिजन ईजियर कर देता है। फॉर एग्जांपल कि एक फर्म है, उसको कंपेयर करना है अपने लास्ट 2 मंथ की सेल को, तो वो लास्ट 2 मंथ की एवरेज सेल को ईजिली कंपेयर कर सकता है कि कितनी उसने एवरेज सेल करी है दोनों मंथ में, ईजिली कंपेयर कर सकता है। देन आता है हमारा टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब फर्म जो है लास्ट 2 मंथ की एवरेज सेल को कंपेयर कर रहा है तो उसने देखा कि लास्ट मंथ में उसकी जो एवरेज सेल है वो क्या हो गई? फॉल हो रही है। तो क्या करेगी फर्म? कुछ डिसीजन लेगी अपनी एवरेज सेल को इंक्रीज करने के लिए। तो एवरेज क्या करता है? हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में भी। देन आता है टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैम्पल। कि एक सैम्पल से हम पूरे यूनिवर्स के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि एवरेज ऑफ सैम्पल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? एवरेज ऑफ पॉपुलेशन को। हम टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप। अगर मेरे को 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर प्रिसाइज रिलेशनशिप निकालना है तो एवरेज बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन हम लगाकर चलते हैं यार कि एक एवरेज अमेरिकन की जो सैलरी है या इनकम है वो हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज इंडियन। हम ये जनरल ऑब्जर्वेशन लगा के चलते हैं, पर प्रिसाइजली हम एवरेज के थ्रू क्या कर सकते हैं? दोनों की इनकम को कंपेयर करके प्रिसाइज रिलेशन निकाल सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है। देन आता है बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स। कि अदर्स मेजर करने में बेस का काम, बेस है अदर्स मेजर को कंप्यूट करने के लिए। अगर मुझे डिस्पर्जन निकालना है तो एवरेज क्या है? बेस का काम करेगा। देन आता है रिक्विजिट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि क्या चीज़ें हैं जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज में ज़रूरी होती हैं? फर्स्ट क्या है? रिजिडली डिफाइन। कि एवरेज जो होगा वो रिजिडली डिफाइन होगा, क्लियर होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। कि एवरेज अगर जो मैंने निकाला है
उसकी एक ही इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पर्सन देख रहा है तो वो अलग इंटरप्रिटेशन का। तो एवरेज क्या होगा, रिजिडली डिफाइन होगा कि एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी पर्सन निकाले सेम एवरेज निकलेगा एक डेटा का अगर हम निकालते हैं, तो रिजिडली डिफाइन होना चाहिए एवरेज। देन आता है बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, कि एवरेज जो होगा वो जितना भी डेटा है वो सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पर निकालेंगे। ये नहीं कि हमने कुछ वैल्यू छोड़ दी, सारी वैल्यू को ऐड ऑन करके तब हम निकालेंगे, बेस्ड होना चाहिए एवरेज सारी ऑब्जर्वेशन पर। देन आता है लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएटिंग सैम्पलिंग, कि अगर मैं सैंपल में फ्लक्चुएशन करूँ तो बहुत कम अफेक्ट होना चाहिए एवरेज पर। फॉर एग्जांपल कि मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उनकी एज का एवरेज निकाला, ठीक है। और एक और मैंने ग्रुप बनाया उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया और उनकी एज का एवरेज निकाला। तो दोनों की जो सैंपल हमने लिया, दोनों का जो एवरेज है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम ही होगा। लीस्ट फ्लक्चुएशन होना चाहिए अगर हम सैंपल चेंज करते हैं या सैंपल में कुछ फ्लक्चुएशन लाते हैं। देन आता है कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल है एवरेज हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन आता है इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, एवरेज को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है कि बराबर बराबर होता तो कितना होता। जैसे हमने देखा था कि 75 जो पॉकेट मनी आई थी, तो अगर मैं 5 स्टूडेंट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 15 जो हमारा एवरेज निकल के आया था कि बराबर बराबर अगर मैं 75 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो हर स्टूडेंट की पॉकेट मनी क्या होगी, 15 रुपीज़ होगी। तो इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू कैलकुलेट है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन आता है नॉट अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है कि टू स्मॉल और टू लार्ज वैल्यू से जो हमारा एवरेज है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम अफेक्ट उस पर पड़ना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट क्या है एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, कि वो रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होना चाहिए और बहुत कम अफेक्ट होना चाहिए फ्लक्चुएशन करते हैं अगर हम सैम्पलिंग में, और कैपेबल है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है और बहुत ही कम अफेक्ट होना चाहिए एक्सट्रीम वैल्यू से, कि टू स्मॉल और टू लार्ज वैल्यू से बहुत कम अफेक्ट होना चाहिए हमारा एवरेज। अब टाइप्स ऑफ एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में हमारा आता है अर्थमेटिक मीन, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम g से डिनोट करते हैं एंड हार्मोनिक मीन जिसको हम h से डिनोट करते हैं। पोजिशनल एवरेज में आता है हमारा मीडियन, जिसको m और me से डिनोट करते हैं और मोड को हम z से डिनोट करते हैं। देन कमर्शियल एवरेज में आता है हमारा मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज। पर 11th क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, इन 3 को हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, बाकी हम फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। ये था हमारा क्या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज के बारे में, कि एवरेज के क्या फंक्शंस है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या रिक्वेस्ट हैं, टाइप्स ऑफ एवरेज। 3 जो एवरेज है वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.